तो दोस्तों नमस्कार। आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो शायद पिछले 100 सालों में पहली बार सुनने को मिल रही है। ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस संगठन को इस देश में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिस संगठन के पास सत्ता की चाबियां मानी जाती है, जिस संगठन के एक इशारे पर देश की सबसे बड़ी पार्टी चलती है, उसी संगठन से एक दिन कोई पूछ बैठेगा कि भाई आपके कागजात कहाँ हैं, आप रिटायर्ड क्यों नहीं हैं, आप कैसे चल रहे हैं इस देश में बिना किसी कानूनी पहचान के। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की। वही आरएसएस जो खुद को सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कहता है, वही आरएसएस जो हिंदू एकता की बातें करता है, वही आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र का सपना बेचता है, उसी आरएसएस पर अब सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है। और ये गाज गिराई है कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने, जिन्होंने कहा है कि मेरी रगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खून बहता है और मैं वो हर सवाल पूछूंगा जो इस देश में अब तक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की है। उन्होंने सीधे आरएसएस चीफ मोहन भागवत से इतने तीखे सवाल पूछे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं के होश उड़ गए हैं। अब प्रियांक खड़गे की मांग बहुत साफ है। अगर आरएसएस को कर्नाटक में अपनी शाखाएं चलानी है, अगर आरएसएस को कर्नाटक में अपना संगठन फैलाना है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उन्हें अपने कागजात दिखाने ही पड़ेंगे, उन्हें संविधान के दायरे में आना ही पड़ेगा। क्योंकि इस देश में कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान ही सबसे ऊपर है। अब सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है? क्या वाकई आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई बड़ा योगदान दिया है? क्या आरएसएस ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी? क्या आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने किसी अंग्रेज़ पर गोली चलाई थी? क्या आरएसएस का जन्म वाकई हिंदुओं की एकता के लिए हुआ था, या इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार आरएसएस पर चौथी बार बैन लग सकता है? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आरएसएस पर पहले भी 3 बार बैन लग चुके हैं, साल 1948 में, साल 1975 में और साल 1992 में। अब क्या साल 2026 में चौथी बार बैन लगेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे मामले की एक एक परत खोल करके रखूंगा। आपको बताऊंगा कि प्रियांक खड़गे ने ऐसा कौन से सवाल पूछे हैं जिनसे सरकार हिल गई है। बीजेपी ने एक दलित सांसद को क्यों आगे कर दिया? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या खुलासा किया? झुंझुनू के नवीन को क्यों गिरफ्तार किया गया? और सबसे बड़ी बात, इतिहास के एक बड़े प्रोफेसर ने आरएसएस की असली सच्चाई के बारे में क्या बताया? ये सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मानते हैं कि सच को सच कहना ज़रूरी है तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियांक खड़गे के उस ऐतिहासिक कदम की जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रियांक खड़गे कोई आम नेता नहीं है, वो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े कांग्रेसी नेता के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को अंबेडकरवादी मानते हैं, उनकी रगों में बाबा साहब के विचार दौड़ते हैं। उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने साफ साफ पूछा था कि आपका संगठन कब रिटायर्ड हुआ था, आपके कागजात कहाँ हैं, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, आप किस कानून के तहत काम कर रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब क्या मिला? मोहन भागवत ने जो जवाब दिया वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये वाकई जवाब है? क्या हिंदू धर्म और एक राजनीतिक या सांस्कृतिक संगठन एक ही बात है? हिंदू धर्म एक धर्म है जो हजारों साल पुराना है, जो किसी एक संस्थापक का नहीं है, जो लाखों करोड़ों लोगों का सामूहिक विश्वास है। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? लेकिन आरएसएस एक संगठन है, एक संस्था है जिसके लाखों कार्यकर्ता हैं, जिसके बड़े बड़े दफ्तर हैं, जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसका हर साल का बजट किसी कंपनी से कम नहीं होता। ऐसे संगठन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इस सवाल का जवाब आरएसएस के पास भी नहीं है। इसीलिए मोहन भागवत ने बात को इधर उधर घुमा दिया। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना साल 1885 में हुई थी, यानी आज से लगभग 140 साल पहले, और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, यानी आज से 100 साल पहले। अब कांग्रेस तो रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका हर साल का हिसाब किताब है, उसके खातों की जांच होती है, चुनाव आयोग के नियम उस पर लागू होते हैं, लेकिन आरएसएस का कोई हिसाब किताब नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरएसएस के पास 5 स्टार होटल जैसे
जैसे शानदार दफ्तर हैं, उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, वो देश और विदेश में करोड़ों डॉलर का चंदा उठाते हैं, फिर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये कैसा न्याय है, ये कैसी पारदर्शिता है? इसी पर सवाल उठा रहे हैं प्रियंका खड़गे। और एक और बड़ी बात जो सामने आई है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है। यानी जिस तरह की सुरक्षा प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को मिलती है, वैसे ही सुरक्षा मोहन भागवत को मिली हुई है। कहा जाता है कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए सुरक्षा दी गई है। अब प्रियंक खड़गे ने यहां भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी कोई कानूनी पहचान नहीं है, जिसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, उसके मुखिया को सरकारी पैसे से जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा क्यों दी जा रही है? ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये आम आदमी की मेहनत की कमाई है, इसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। अब बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की प्रतिक्रिया ज़रा देखिए। उन्होंने इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय एक नई चाल चली है। उन्होंने एक दलित सांसद को आगे कर दिया। बीजेपी सांसद रमेश जिगाजिगनी, जो खुद दलित समाज से आते हैं, उनसे एक बेहुदा बयान दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि एक दलित गृह मंत्री होकर के प्रियंक खड़गे आरएसएस से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अब ज़रा सोचिए दोस्तों, ये कैसी मानसिकता है? क्या एक दलित को अपने अधिकार नहीं है? क्या एक दलित गृह मंत्री होकर के सवाल नहीं पूछ सकता? क्या दलित होने का मतलब चुप रहना है, सिर झुका करके चलना है, अन्याय सहते रहना है? ये कितनी पुरानी और घटिया मानसिकता है। और बीजेपी ने ये काम जानबूझ करके एक दलित से करवाया है, ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी और आरएसएस ही असली दलित हितैषी है, बाकी सब दिखावा है। लेकिन प्रियंक खड़गे एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, मेरे राज्य में संगठन चलाना है तो आरएसएस को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वायरल किया है। सदियों पुरानी मानसिकता है और सरेआम ये कहना कि सब दलित है तो आपको क्या दलित का ही अधिकार है साहब। क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन्हीं दलितों के मसीहा ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इनके जो मंसूबे हैं, इनके मंसूबे को सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है और जिसको नींद नहीं आ रही है, वो दलित समाज है। और यही इनको आईना दिखाएगा। प्रियंक खड़गे जी को इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं उनको कि वो आए हैं सामने और वो ये सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि मोहन भागवत अगर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हिसाब तो देना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, कागज बनवाना भी पड़ेगा। अगर नहीं बनवाए हैं और नहीं बनवाए हैं तो फिर चलता भी होना पड़ेगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर आरएसएस वाकई हिंदू एकता की बात करता है, अगर वो वाकई दलितों और गरीबों की हितैषी है, तो ये बच्चे शाखा में क्यों नहीं हैं? ये बच्चे सड़कों पर क्यों हैं? इन बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? क्या एकता सिर्फ कैमरे के सामने होती है? क्या भाईचारा सिर्फ भाषणों में होती है? सच्चाई तो यही है दोस्तों कि ये जो शाखाएं चलती हैं, उनमें ज़्यादातर एक खास तबके के बच्चे ही जाते हैं। सड़कों पर पड़े मजदूर बच्चे वहां नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंच भी जाएं तो उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता जो दूसरों के साथ किया जाता है। अब आपको एक और बड़ी बात बताता हूं। इस वीडियो को शूट करने वाले नवीन कुमार नाम के एक व्यक्ति को मंडावा में झुंझुनू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका मोबाइल जब्त कर लिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच्चाई दिखाई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? सच बोलने वालों को जेल में डाला जाता है और झूठ फैलाने वाले मंच पर बैठे रहते हैं। ये कैसा न्याय है? सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की पूरी जानकारी दी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि अगर सच्चाई दिखाना अपराध है तो आप मीडिया के मुंह पर ताला क्यों नहीं लगा देते। अब बात करते हैं प्रोफेसर रविकांत की, जो इतिहास के बड़े जानकार हैं। उन्होंने आरएसएस का जो कच्चा चिट्ठा खोला है वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर कम बात हुई है। जो लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस जैसा संगठन देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है, मुझे आज तक आप बता दीजिए, गांधी 78 साल के बुजुर्ग की छाती में 3-3 गोलियां मारी थी नथुराम गॉडसे ने। मुझे एक भी आप आरएसएस का आदमी बता दीजिए, हिंदू महासभा का, जो कांग्रेस से बाहर गया हो, पहले रहा हो उसकी बात अलग है, जिसने किसी अंग्रेज को गोली मारी हो, जो किसी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा हो, जो ब्रिटिश पीरियड में फ्रीडम मूवमेंट के साथ खड़ा हो, एक भी मुझे बता दीजिए। नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों के दलाल बने रहे, अंग्रेजों की दावतें खाते रहे, अंग्रेजों से पेंशन पाते रहे। सावरकर तो 60 रुपया मासिक पाते थे, अभी तो उनके प्रपौत्र ने कबूल कर लिया है कि साहब 10-10 माफीनामे दिए।
जो भगत सिंह ने समझौता नहीं किया वो इन्होंने 10-10 माफीनामे। क्योंकि आरएसएस का इतिहास ऐसा है ही नहीं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि उस दौर में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों की दावत खाते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, और सावरकर साहब तो हर महीने 60 रुपए की पेंशन पाते थे अंग्रेज सरकार से। और अब तो खुद उनके परपोते ने स्वीकार कर लिया है कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 10-10 माफ़ीनामे लिखे थे। सोचिए दोस्तों, एक तरफ भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से कोई समझौता नहीं किया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन्होंने जवानी में अपनी जान कुर्बान कर दी। और दूसरी तरफ ये लोग थे जो 10-10 बार माफ़ीनामे लिख रहे थे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे, अंग्रेज़ों की सेवा कर रहे थे, फिर भी आज ये लोग खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर आरएसएस का जन्म हुआ क्यों, इसकी स्थापना 1925 में ही क्यों हुई। इस बात का खुलासा प्रोफेसर रविकांत ने किया और वो बहुत चौंकाने वाला सच है। जो बात इस देश को बताई जानी चाहिए, इस देश के लोगों को, आरएसएस कब बनता है? 1925 में। मैं जरा थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाऊंगा प्लीज। आरएसएस, जो लोग ये दुष्प्रचारित करते हैं ना कि आरएसएस केवल अल्पसंख्यक विरोधी और खास करके मुस्लिम विरोधी है, मैं जानना चाहता हूं कि जब मुस्लिम लीग खड़ी होती है उस समय आरएसएस बना क्या? नहीं बना। आरएसएस कब बनता है? आप अगर उस समय के इतिहास को देखेंगे, 1919 में मई में जो शाहू जी महाराज ने सभा बुलाई थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि अछूतों का जो उनकी पराधीनता है उससे अछूत ही मुक्त कर सकते हैं, मतलब आप नहीं करेंगे। और जैसे पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिल रहा था, आप जरा देखिए, तो जैसे ही इनको ये लगा कि अछूत अलग हो जाएंगे, जो आज के दलित हैं ये अलग अल्पसंख्यक समूह बन जाएंगे, वैसे ही डर करके इन लोगों ने नागपुर के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी और इन्होंने हिंदू एकता की बात की। एकता और अनुशासन, एकता का है कि हाँ ठीक है दलित भी साथ होंगे, लेकिन अनुशासन क्या था कि साथ रहेंगे उसी तरह से, एकजुट होकर के उसी अनुशासन। यानी आरएसएस का जन्म दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि दलितों को अलग होने से रोकने के लिए हुआ था, ताकि वो हमेशा हिंदू समाज के अंदर रहें, उसी अनुशासन में रहें, उसी ढांचे में रहें, उसी पुराने सिस्टम में रहें जहां वर्ण व्यवस्था का बोलबाला हो, जहां ऊंच नीच का भेदभाव हो, जहां दलित हमेशा नीचे और दूसरे ऊंचे रहे। यही है आरएसएस की असली सच्चाई, यही है उनके जन्म की असली कहानी, जिसे सालों से छुपाया गया, जिसे दबाया गया, जिसे लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर कभी इस देश में हिंदू राष्ट्र बना तो ये दलित के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है फिर से वही पुरानी व्यवस्था, फिर से वही मनुस्मृति, फिर से वही वर्ण भेद। और बाबा साहब ने कहा था कि इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, इसीलिए उन्होंने सबको बराबर के अधिकार दिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो हर इंसान को बराबर की नज़र से देखता है। और आज जो लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग असल में बाबा साहब के सपनों पर ठुकराघात कर रहे हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि क्या आरएसएस पर चौथी बार बैन लग सकता है। याद रखिए दोस्तों, आरएसएस पर अब तक 3 बार बैन लग चुका है। पहली बार 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरदार पटेल को बीजेपी आज अपना आदर्श बताती है, लेकिन वही सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस के विचारों ने गांधी की हत्या का माहौल बनाया था। दूसरी बार 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब भी आरएसएस पर बैन लगा था। और तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तब भी आरएसएस पर बैन लगा था। यानी हर बार जब देश में कोई बड़ा संकट आया, हर बार जब लोकतंत्र को खतरा हुआ, हर बार जब आरएसएस का नाम आया और हर बार उस पर बैन लगाना पड़ा। अब क्या 2026 में फिर से बैन लगेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्नाटक में आरएसएस के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रियांक खड़गे ने साफ कह दिया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कर्नाटक में कोई शाखा नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर कर्नाटक में ये नियम लागू हो गया तो बाकी राज्य भी इस पर विचार कर सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में भी ये मांग उठ सकती है। और अगर ऐसा हुआ
तो आरएसएस के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, 100 साल से जो संगठन बिना किसी जवाबदेही के चलता आ रहा है, अचानक उससे हिसाब मांगा जाने लगे, उसके कागजात मांगे जाने लगे, उसकी फंडिंग की जांच होने लगे, उसके खातों की ऑडिट होने लगे, तो क्या होगा? बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती है जो आज तक छुपी हुई है, बहुत से ऐसे राज खुल सकते हैं जो आज तक दफन है। और शायद यही डर है आरएसएस को, शायद यही वजह है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मतलब है पारदर्शिता, रजिस्ट्रेशन का मतलब है जवाबदेही, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कानून के दायरे में आना, और जो लोग कानून से ऊपर रहना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएंगे? अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ एक संगठन के रजिस्ट्रेशन की लड़ाई नहीं है, यह है उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। यह है उस सोच के खिलाफ लड़ाई जो सोचती है कि वो हर सवाल से ऊपर है। यह है उस मनुस्मृति के खिलाफ की लड़ाई जो दलितों को सवाल पूछने का हक भी नहीं देती है। प्रियांक खड़गे ने जो कदम उठाया है वह ऐतिहासिक है। उन्हें इस कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए, सलाम किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, सच का सामना करने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन प्रियांक खड़गे ने ये साहस दिखाया है और इसी से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। अब देखना यह है कि ये बहस कहाँ तक जाती है। क्या आरएसएस अपने कागजात दिखाएगा? क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा? क्या उस पर बैन लगेगा या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इन सब सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि उन पर चौथी बार बैन लगाना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि प्रियांक खड़गे का कदम सही है? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।